नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक बार पुनः हम श्री अग्रसेन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं तपन व्यास एक बार पुनः आपके समक्ष कोर्स नंबर 15 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछली क्लास में हमने प्रारंभ किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, जिसमें हमने प्रारंभिक तौर पर ये जाना था कि हमारे शरीर के अंदर कितने तंत्र होते हैं और उन तंत्रों में से मुख्य जो तंत्र हैं उनके बारे में हमें अध्ययन यहाँ पर करना है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। हमने जब प्रारंभ किया है वो है आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमंस। कंकाल तंत्र के बारे में हमने बातचीत प्रारंभ की थी और आपके लिए ये बताया था कि कंकाल तंत्र मुख्यतः यदि सामान्य रूप से हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। यदि हम बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, एक्सोस्केलेटन जो होता है बाह्य कंकाल, उसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो उसका जो निर्माण होता है वो एक अपरिपक्व बाहरी त्वचा से यानी कि एक्सोडर्म से होगा या फिर मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है। इसके यदि उदाहरण देखें हम बाह्य कंकाल तंत्र के, तो वर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर जो फीदर्स होते हैं वो इसी का उदाहरण है। मछलियों के अंदर जो सल्क पाए जाते हैं वो भी इसी का उदाहरण होते हैं। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करें कि एक्सोस्केलेटन के अतिरिक्त जो होता है, जैसे और क्या उदाहरण हम एक्सोस्केलेटन के अंदर दे सकते हैं, जैसे टॉर्टोइस होता है, उसका जो भारी ठोस जो खोल होता है वो भी एक्सोस्केलेटन का ही उदाहरण होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, एक होता है एंडोस्केलेटन, जिसको बोलते हैं हम अंतः कंकाल, और अंतः कंकाल की हमने चर्चा आपसे प्रारंभ की थी और अंतः कंकाल में ही हम मनुष्य के अंतः कंकाल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अंतः कंकाल का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, मेसोडर्म से होता है। किससे होता है, मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है, या मध्य जनन स्तर जिसको कहते हैं। सभी जो कशेरुकी होते हैं, जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उनके अंदर अंतः कंकाल जो होता है वो उपस्थित रहती है मुख्य संरचना के तौर पर, और ये मुख्य संरचना का ही शरीर के अंदर क्या करती है, निर्माण करते हैं। अब हम जब इस पर आगे चर्चा कर रहे थे तो हमने दो प्रकार के आपको कंकाल को मुख्यतः दो भागों में बांटकर बताया था। पहला था एक्सियल स्केलेटन, या इसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या, अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन या फिर अनुबंधीय कंकाल। हमने एक्सियल स्केलेटन पर बातचीत करना प्रारंभ किया था, और एक्सियल स्केलेटन की जब हम बात कर रहे थे तब इसके अंदर हमने ये बताया था आपके लिए कि इसके जो मुख्य भाग होते हैं अक्षीय कंकाल के, उसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित रहते हैं। सबसे पहले हमने जो बात की थी वो थी स्कल्प, करोटी के ऊपर बातचीत की थी। इसके अलावा कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड के अलावा औरस्थि है, और बच्चे पिंजर, या बोल सकते हैं सीधा हम पसलियाँ, ये बच्चे पिंजर लिख दिया है। ये रिब्स होती हैं जो आप अच्छे से जानते हैं। रिब्स किसमें सुरक्षित रहती हैं, बच्चे पिंजर में सुरक्षित रहती हैं, सेफ रहती हैं। तो इस प्रकार से ये हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अक्षीय कंकाल को लेकर के। अब इसमें एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी आगे बढ़ाते हैं। अक्षीय कंकाल की हम बात कर रहे थे, इसमें कुल जो बोन्स होती हैं टोटल कितनी होती हैं, 80 होती हैं। 80 इसके अंदर बोन पाई जाती हैं। 80 बोन में से हम बात करते हैं स्कल के अंदर। तो स्कल के अंदर मुख्यतः क्या होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है क्रेनियम, स्कल के करोटी या कपाल या खोपड़ी जिसको बोलते हैं, उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। इसमें से एक को बोलेंगे हम क्रेनियम, क्या बोलेंगे, क्रेनियम, ठीक है ना। और इसी को हमने क्या कर दिया, बना दिया क्रेनियल बोन्स, मतलब कपालीय अस्थियां। कपालीय अस्थियां मुख्य भाग होती हैं, और इसके अतिरिक्त दूसरी जो भाग होती हैं वो होती है फेशियल बोन्स, इसको बोल सकते हैं चेहरे की अस्थियां या फिर आननी अस्थियां। ये मुख्यतः दो भागों में बटा रहता है स्कल, एक कपालीय अस्थियां, दूसरा चेहरे की अस्थियां। कपालीय अस्थियों की संख्या होती है 8। कपालीय अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8,
और फेशियल बोन्स जो होती है उनकी संख्या होती है 14। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि स्कल की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो स्कल क्या संरचना हो गई, ये एक बोनी स्ट्रक्चर्स हो गई। कपाल कैसी संरचना हो गई, एक बोनी स्ट्रक्चर हो गई जो किसका निर्माण कर रही है, हेड का, सिर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, हेड का निर्माण करती है। किनके अंतर्गत, वर्टिब्रेट्स के अंदर। और क्या प्रोवाइड कराती है, आप जानते हैं कपाल या खोपड़ी जो होती है उसके अंदर ब्रेन क्या रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है, वो सुरक्षित रहता है। इस प्रकार ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का कार्य प्रोवाइड कराता है ब्रेन के लिए। स्कल के लिए हमने दो बात बताई आपके लिए कि करोटी का मुख्यतः निर्माण होता है किससे, क्रेनियम से और फेशियल बोन से मिलकर के। क्रेनियम की यदि हम बात करें, यदि इनका आगे वर्गीकरण करेंगे क्रेनियम का, तो न्यूरोक्रेनियम और विसेरोक्रेनियम होता है। और विसेरोक्रेनियम जो होता है मुख्यतः किसका हिस्सा बनाता है, हमारे चेहरे का जो कंकाल होता है उसको बनाते हैं विसेरोस्केलेटन। इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। क्रेनियम के दो भाग हो गए, क्रेनियम के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। एक हो गया न्यूरोक्रेनियम और दूसरा हो गया विसेरोक्रेनियम। ये जो पार्ट होता है ये फेशियल स्केलेटन का निर्माण करता है, यानी कि हमारे चेहरे के कंकाल का निर्माण करता है। और जो क्या क्या रखता है, साथ साथ जब हम बात करते हैं, ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये मैंडिबल होता है। किसका हिस्सा होता है, ये स्कल का ही पार्ट है। और स्कल के अंदर किसका पार्ट है, ये जब हम बात कर रहे हैं मैंडिबल है। ये क्या कहलाता है, मैंडिबल कहलाता है। और ये हमारे शरीर की कैसी है, लार्जेस्ट बोन कहलाती है। किस पर, फेशियल स्केलेटन, फेशियल स्केलेटन की लार्जेस्ट बोन कहलाती है। इसकी स्केलेटन की स्कल की हम बात कर रहे हैं, करोटी की हम बात कर रहे हैं, तो करोटिया किसका निर्माण कर रहा है, ये सर्वाधिक जो मोस्ट पोर्शन होता है, ज़्यादातर जो हिस्सा होता है हमारे किसका, स्केलेटन का। और वो भी कौन सा, एंटीरियर अग्रभाग जो होता है हमारे स्केलेटन का, उसके अग्रभाग का निर्माण कौन करेगा, करोटी या कपाल करता है। और इस सिविलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से इसका निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर क्या रखता है, प्रोटेक्टिव रखता है। प्रोटेक्टिव रखने का अर्थ क्या है, ब्रेन इसके अंदर क्या रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त आइज है, नोज है, माउथ है, ईयर्स है, ये सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसके अंतर्गत क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। और ये सारे पार्ट किसके होते हैं, हमारे फेशियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं। जो मैंडिबल होता है, उस मैंडिबल की यदि हम बातचीत करें तो मैंडिबल क्या होता है, मैंडिबल को हम निचला जबड़ा कहते हैं, क्लोज जो बोल सकते हैं। मैंडिबल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निचला जबड़ा या फिर जॉबोन, जबड़े की अस्थि इसको हम कह सकते हैं। और ये आप ध्यान रखेंगे कि ये लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लोएस्ट बोन्स है किसकी, ह्यूमन फेशियल स्केलेटन की। हमारा जो चेहरे की जो कंकाल है उसकी सबसे ज़्यादा मजबूत अस्थि होती है मैंडिबल, लार्जेस्ट होती है, बड़ी होती है और सबसे नीचे स्थित होती है। जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा निचला जबड़ा भी स्थित रहता है और नीचे के जो दांत होते हैं वो भी इसके अंदर फिक्स रहते हैं। तो ये हो गया मैंडिबल का पार्ट। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मुख्य, हम जाते हैं किसकी तरफ, कपालीय अस्थियों की तरफ। जो क्रेनियल बोन्स की हम बात कर रहे थे, कपालीय अस्थियां। कपालीय अस्थियों की सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। तो ये क्या होती है, कपालीय अस्थियां जितनी भी होती हैं उनका आकार कैसा होता है, चपटा होता है। कैसा होता है, आकार में चपटी होती हैं और आपस में परस्पर क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। एक चेंबर बनाएंगी, क्या इसका निर्माण करती हैं। कपालीय अस्थियां कैसी होती हैं, आकार में, आकृति में कैसी होती है, सॉरी, ये चपटी आकृति की होती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक एस्टिल कोष्ठ का निर्माण करती हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक चेंबर का निर्माण करती हैं। और उस चेंबर का निर्माण जो करती हैं उसे ही हमने क्या नाम दिया है, क्रेनियम या कपाल, उसको ही नाम हमने दिया है कपाल। ऊपरी जबड़े की जो अस्थियां होती हैं, हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है उसकी अस्थियां भी किससे जुड़ी होती हैं, इसी स्कल से जुड़ी हुई रहती हैं। और
कपाल का जो पश्च भाग है ये स्कल है, इसका जो पीछे का भाग है यहाँ एक महारंध्र पाया जाता है। आपने अच्छे से पहले पढ़ा होगा। इस महारंध्र का नाम जो दिया जाता है वह है महारंध्र है, और महारंध्र को फोरामन मैग्नम के नाम से जाना जाता है। फोरामन मैग्नम के नाम से इस महारंध्र को जाना जाता है। ये किसके पीछे स्थित होता है महारंध्र? ये पीछे स्थित होता है कपाल के पश्च भाग में ये महारंध्र जो है उपस्थित रहता है। साथ साथ ही क्या होता है महारंध्र के दोनों तरफ, जहाँ ये महारंध्र जैसे ये कपाल की स्ट्रक्चर है, ये महारंध्र है, तो गोली ओवाल संरचना पाई जाती है। आप अपने सिर के पीछे की तरफ जाएंगे हिस्से में तो बिल्कुल यहाँ कानों के साइड में आपको दो गोल उभार दिखाई देंगे, और दोनों गोल उभार जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं अनुकपाल अस्थिकर्ण, बोलते हैं क्या? अनुकपाल अस्थिकर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये दो गोल उभार जो होते हैं, और दोनों गोल उभार होते हैं दो अनुकपाल अस्थिकर्ण है। इससे प्रथम जो कशेरुक है, ग्रीवा कशेरुक है, जिसका नाम है एटलस। ये प्रथम जो हमारा गर्दन है, गर्दन की जो पहली जो वर्टिब्रा होती है, कशेरुक होती है, उसको नाम दिया जाता है क्या? एटलस। क्या नाम दिया जाता है? एटलस। और एटलस से क्या हो जाते हैं, ये जो दो अनुकपाल अस्थिकर्ण आपको हमने बताए हैं, तो जो गोल उभार होते हैं, ये प्रथम कशेरुक जो ग्रीवा कशेरुक है उससे अटैच रहते हैं, और इसी के कारण दो अनुकपाल अस्थिकर्ण होने के कारण ही जो स्कल होता है, अभी हमने यहाँ लिखा रखा था आपके लिए, क्या जो स्कल होता है उसको कैसे बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं द्विकंदकीय डाइकोंडाइलिक। प्रश्न आता है कि स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक क्यों कहलाता है? कि इसके अंदर दो अनुकपाल अस्थिकंद प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए स्कल जो होता है वो डाइकोंडाइलिक कहलाता है। इसके बाद जो चर्चा आती है वो चर्चा आती है किसकी? चेहरे की अस्थियों की, फेशियल बोन्स की। और फेशियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ये कहाँ मौजूद रहेंगी? नासिका पर मौजूद रहेंगी। माउथ के अंदर जाएंगे तो दृढ़ तालु जो होता है, हार्ड पैलेट होता है, दृढ़ तालु ऊपर की तरफ होता है, वहाँ मौजूद होंगी। इसके अलावा ऊपरी जबड़े में है, वहाँ पर स्थित होंगी, और हमारे निचला जबड़ा होता है वहाँ भी ये मौजूद रहती हैं। और जो स्कल होता है उसके अग्रभाग का निर्माण करती हैं कौन सी अस्थियाँ? फेशियल बोन्स। इनकी कुल संख्या 14। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? नासिका पर, ठीक है, नासिका पर प्रेजेंट है, दृढ़ तालु पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, करोटी का अग्रभाग बना रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है? ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, ऊपरी व निचले जबड़े का भी क्या करती हैं? ये निर्माण का कार्य करती हैं फेशियल बोन्स। इस प्रकार से स्कल जो हो गया वो मुख्यतः दो भागों में बटा रहता है, कपाली अस्थियां और चेहरे की अस्थियां। कपाली अस्थि की संख्या 8 होती है, चेहरे की अस्थि की संख्या 14 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिका अस्थि, हायोइड बोन्स होती है, कंटिका अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक सिंगल बोन्स होती है और यू आकार की होती है। कैसी होती है? ये यू आकार की होती है, हायोइड बोन्स या कंटिका अस्थि। और कहाँ पाई जा रही है? मुख गुहा के फर्श पर पाई जाती है। इसका मतलब ये हमारी जो श्वास नाल है वहाँ, और जो निचला जबड़ा है वहाँ, दोनों के मध्य में पाई जाती है। ये हायोइड बोन्स कहलाती है। और कैसी अस्थि है? सिंगल बोन है, सिंगल बोन होती है। इसको बोलते हैं हम हायोइड बोन्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके अतिरिक्त और हम चर्चा करें तो इसमें क्या होती है? मध्य कर्ण की स्थितियाँ आती हैं, और मध्य कर्ण जो होता है ईयर ऑसिकल्स होती हैं, उसमें कुल 6 होती हैं। एक ईयर की हम बात कर रहे हैं, मध्य कर्ण की ईयर ऑसिकल्स होती हैं, टोटल संख्या होती है 6। प्रत्येक मध्य कर्ण में कितनी? 3। इसमें आपको बताया था मैंने, मेलस, इनकस और स्टेपिस। ये अस्थियां होती हैं मध्य कर्ण के अंदर उपस्थित होती है। ये हमने बातचीत की थी किस पर? कपाल पर और करोटी पर। अब हम आगे चर्चा करते हैं, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे ले जाते हैं हम किस पर? स्टर्नम पर। किस पर ले जा रहे हैं?
स्टर्नम पर। और स्टर्नम जैसे कि हमने आपको भी एक डायग्राम बताया था कि स्टर्नम जो होता है इसको हम स्टर्नम भी बोल सकते हैं, छाती की अस्थि भी हम इसको कह सकते हैं। उरोस्थि और इसको ही कहते हैं हम क्या, छाती की अस्थि। ठीक है, इसका मतलब चेस्ट बोन है। ये कौन सी बोन कहलाएगी, चेस्ट बोन कहलाएगी। जहां हमारी पसलियां हैं, पसलियों की जब हम बात करेंगे तो ये पसलियां जब जुड़ रही हैं आपस में, तो इस प्रकार से जब पसलियां जुड़ती हैं तो ये एक संरचना बीच में मध्य में पाई जाती है। और ये पसलियां जो होती हैं उपास्थि के माध्यम से, उपास्थियां होती हैं, उपास्थियों के माध्यम से इस संरचना से मध्य भाग में, मध्य अधर भाग में, हमारे बच्चे के मध्य अधर क्षेत्र में ये उपास्थियां उपस्थित रहती हैं और उस्थियां उपस्थित रहती हैं। इनको हम बोलते हैं छाती की अस्थि। ठीक है ना, या फिर इसी को हमने बोल दिया है किसका, ये छाती की अस्थि इसके नाम से जानते हैं, चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। ये मुख्यतः इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। पहला पार्ट जो यहाँ बनाया हुआ है इसका नाम है मेनुब्रियम। पहला पार्ट होता है इसका, उभरा हुआ पार्ट है मेनुब्रियम। ये कोमल उपास्थि का हिस्सा है पूरा। एक भाग बता रखे हैं, 7 इसके पार्ट बना रखे हैं। बीच का जो भाग होती है, संरचना होती है, इसको मध्यकाय बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। और लास्ट में एक प्रवर्ध निकला रहता है, इसको जाइफॉइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जाइफॉइड प्रवर्ध भी कहते हैं। मेनुब्रियम जो होता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, मेनुब्रियम जो अस्थि होता है, मेनुब्रियम की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, त्रिकोण के आकार की होती है। और जिसकी बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम, तो इसके अंदर क्या होता है, एक लंबा और सकरा भाग जो होता है, लंबा भाग है और सकरा भाग है बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये स्टर्नम की संरचना चल रही है। 3 मुख्य भाग है, मेनुब्रियम, बॉडी और जाइफॉइड बोन्स। जब हम बात करते हैं बॉडी की, लंबा और सकरा भाग है, इसके अंतर्गत क्या होता है, दूसरी, तीसरी, चौथी से लेकर के 5वीं, 6वीं व 7वीं जितनी भी पसलियाँ होती हैं उनकी उपास्थियाँ इससे क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं ये आपको दिख रही हैं। ये सारी पसलियों की क्या है, उपास्थियाँ जो होती हैं इसके क्या हो रही हैं, अटैच हो रही हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बॉडी वाला पार्ट है, इस बॉडी वाले पार्ट में यहाँ तक कितनी अस्थियाँ हैं, टोटल पसलियाँ 7 पसलियाँ जो होती हैं, 2, 3, 5, 4, 5, 6 और 7 नंबर की जो पसलियाँ होती हैं वो इससे क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं उपस्थियों के माध्यम से। अब बात करते हैं हम जाइफॉइड बॉन्ड। जाइफॉइड बॉन्ड जो नीचे, बिल्कुल नीचे प्रवर्त होता है, ये निचला भाग होता है। युवा व्यक्ति जो होते हैं उनमें तो ये उपास्थि का होता है, कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ये किसका बन जाता है, ये बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बदल जाता है, अस्थि में ये परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारी डायफ्राम वगैरह है। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम की जो पेशियां हैं वो इसी से जुड़ी, डायफ्राम जो होता है वो इसी जाइफॉइड बोन से क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, इसके बाद हम जो बात चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं बक्ष्य पार्ट के ऊपर, रिब्स के ऊपर। और रिब्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बक्ष्य की जो होता है हिस्सा, बक्ष्य की हम जब चर्चा करें तो इस तरह से हम मान लीजिए संरचना जो है, ये संरचना है बच्चे की। जो पसलियां हैं वो एक दूसरे से क्या रहती हैं, अटैच रहती है। यहाँ जो हिस्सा होता है ये कार्टिलेज का होता है और ये एक दूसरे से किस प्रकार से ये क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं और एक पिंजरानुमा संरचना बनाती है। इसको हमने बोल दिया है क्या, बक्ष्य पिंजर। ये रिब केज बोल दिया, इसको क्या बोल दिया है, रिब केज बोल दिया है। और जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो बक्ष्य का जो ढांचा है, क्योंकि इसमें बोन्स भी हैं और उपास्थियां भी है, कार्टिलेज भी है, यहाँ कार्टिलेज मौजूद रहती है। और एक कैसी गुहा होती है, शंकु आकार की गुहा होती है, शंकु रूपी गुहा होती है, जिसका निम्न भाग जो होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है ऊपर की भाग की अपेक्षा अधिक क्या होता है, फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है। और इसका जो पिछला भाग होता है वो, पिछला भाग जो इसका पिछला पार्ट होगा वो फ्रंट की बजाय कैसा होगा, थोड़ा सा लंबा होता है। इसके अंदर हम बातचीत करें
कि बक्खीय जो कशेरुक होते हैं, जब हम बात करेंगे कशेरुकों की वर्टिब्रा के बारे में, तो बक्खीय कशेरुक से संलग्न कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? हमने आपको बताया था कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं, इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, चपटी होती है और वक्रित होती है। पतली, चपटी व वक्रित संरचना होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक पसली की ऐसी संरचना है, पतली, चपटी और वक्रित स्ट्रक्चर होती है। इसके दो पृष्ठ सिरे की हम बात करें तो इस पर 2 बार होते हैं। प्रत्येक पसली जो होती है, यदि उसके पृष्ठ सिरे की हम संरचना देखते हैं, उस पर 2 बार होते हैं। एक का नाम होता है कैपिचुलम, जिसको मुंडक बोलते हैं, और दूसरे का जो नाम होता है होता है गुलिका, जिसको बोलते हैं हम ट्यूबरक्यूलम। और प्रत्येक पसली जो होती है, प्रत्येक पसली अपने पृष्ठ सिरे की ओर इन्हीं उभारों की सहायता से, जो उभार के नाम हमने बताए, एक मुंडक और एक गुलिका, या इसको बोल सकते हैं कैपिचुलम और ट्यूबरकुलम, इनकी सहायता से क्या होता है? संबंधित अपने बक्खीय कशेरुक से जुड़ती है। प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी टोटल पसलियां हैं, इनमें से प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां हैं, प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, वास्तविक पसलियां होती हैं, जो कि स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं। और इनके अधर सिरे पर उपस्थित क्या होती है? काछाप उपास्थि रहती है, इसको कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, जिसकी सहायता से ये किससे जुड़ी रहती हैं? उपास्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं। इनके अधर सतह पर क्या है? एक काछाप उपास्थि कार्टिलेज, टोटल कोस्टल कार्टिलेज उपस्थित रहती है। पार्श्व की उपास्थि इसको हम बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज उपस्थित रहती है। इसकी सहायता से, उपास्थि की सहायता से, ये किसके माध्यम से जुड़ी रहती हैं? ये उरोस्थि से सीधे जुड़ी हुई रहती हैं। ये कोस्टल कार्टिलेज होती हैं, आप ध्यान रखना। प्रथम 7 जोड़ी जो उपास्थि हैं, पसलियां हैं, उनको बोलेंगे हम वास्तविक पसलियां, ट्रू रिब्स बोलते हैं। और ये होती है काछाप उपास्थि, कोस्टल कार्टिलेज के नाम से इसको जानते हैं। इसकी सहायता से किससे जुड़ी रहती हैं? उपास्थि से, स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं जो पसलियां होती हैं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, इनके अधर सिरे जो होते हैं वो उपास्थि के माध्यम से, कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ते हैं परस्पर। और किससे अटैच हो जाते हैं? सीधे अटैच नहीं हो रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं? 7वीं पसली के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या? कूट पसलियां या फाल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। और 11वीं और 12वीं जो पसली होती है, वो किसी भी उपास्थि से या किसी भी स्टर्नम के पार्ट से या अन्य किसी पसली से नहीं जुड़ती है। इस कारण से उनको हम क्या बोलते हैं? वो लटकी हुई रहती है संरचना। जब उनकी संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से वो सारी पसलियां आपस में अटैच है, लेकिन ये 2 पसलियां जो होती हैं वो कैसी रहती हैं? फ्लोटिंग रहती हैं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनका काम क्या होता है? बक्खीय जो पसलियां होती हैं, सारी जो बक्खीय पसलियां होंगी, वो बक्खीय गुहा के जो पार्श्व भाग होते हैं उनको सुरक्षा और आलम्बन प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें जानकारी हम दे रहे थे एक्सियल स्केलेटन के अंदर दे रहे थे आपके लिए, जिसके अंतर्गत हमने बात की किस पर? स्कल पर बातचीत की है, और अस्थि पर बात की है, स्टर्नम पर, छाती की अस्थि पर बात की है। और अभी इनमें आपके जो प्रश्न बन सकता है, कई बार आता है कि ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती हैं? तो प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं वो वास्तविक पसलियाँ कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई रहती हैं। इसके अतिरिक्त कूट पसलियाँ हैं जो 8, 9 और 10 पसलियाँ होती हैं, वो सीधा क्या है? 7वें नंबर पसलियों से जुड़ती हैं आपस में जुड़ करके। और इसके अलावा 2 पसलियाँ 11वें और 12वें नंबर की होती हैं, वो फ्लोटिंग पसलियाँ कहलाती हैं या फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, स्टर्नम से या अन्य पसलियों से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। ये हम स्टार्टिंग आपसे की है एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अब एक पार्ट हमारा रहता है जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, कशेरुक दंड। आज के लिए इतना, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें, सुने। धन्यवाद।